सनसनी। ये कहानी दहशत की है। सावधान सावधान, अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ना, स्कूल अकेला मत भेजना, 7 बच्चों को लाना, 7 बच्चों को पहुंचाना। ये कहानी एक सिरफिरे के खौफ की है। कभी अकेला मत भेजना, स्कूल साथ छोड़ के आना और साथ स्कूल से लेके आना। कभी बच्चों को अकेला बाजार मत भेजना। सावधान सावधान सावधान। ये कहानी शहर में मंडराते एक खतरे की है। कभी अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ना, अपने बच्चों को स्कूल अपना छोड़ के आना, साथ लेके आना। गली गली में घूमकर लोगों को किया जा रहा है आगाह, क्योंकि शहर में घूम रहा है मासूम बच्चियों का सबसे खतरनाक दुश्मन। मत भेजना। एक ऐसा शैतान जिसके खौफनाक खेल ने पूरे बिजनौर में फैला दी है सनसनी। अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ना, स्कूल अकेला मत भेजना, 7 बच्चों को लाना, 7 बच्चों को पहुंचाना। लोग डरे हुए हैं, बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि शहर में घूमने वाला वो शैतान पहले मासूम बच्चियों को करता है अगवा और फिर एक सुनसान इलाके में ले जाकर उन मासूम बच्चियों पर बरपाता है कहर। जंगल में ले गया, जंगल में उसे देर सारी रात रखा, तो सुबह होते ही अपना भी घर आ गई। अब तक जितनी भी बच्चियां उठाई गई हैं वो 6-7 साल के एज ग्रुप की रही हैं। आज उठाया, जैसे कल मिली थी शाम सुबह में सवेरे बाजार में छोड़ा इसे, और उस दिन से बीमार है लोंडिया। कौन है वो सिरफिरा जो यूपी के बिजनौर में आतंक बनकर घूम रहा है? कौन है वो शैतान जिसने शहर की कई बच्चियों को अगवा किया है और फिर छोड़ गया है अपनी दहशत की वो निशानी जिसने हर माँ बाप को खौफ से भर दिया है? वो बच्चियों को कैद में रखता है कि वो जंगल में ले आकर के उसने किसी कमरे में ले आकर के लिटा दिया और लिटा करके जो उसको ना कुछ खाने को दिया ना पीने को दिया। वो बच्चियों को डराता है। बच्चे अब जो हैं दहशत में हैं, बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी, गार्जियंस भी दहशत में हैं, माँ बाप भी दहशत में हैं। वो बच्चियों को भूखा रखता है। तुझे ये बताया था ना अब्बू, मेरी एक घूंट पानी आया था मेरे मुंह में, मैं प्यासी रही, भूखी भी रही। वो बच्चियों का खून निकाल लेता है। वो जो है रात को लेकर जाते हैं, बच्चों को लालच देकर उठा कर ले जाते हैं, इसी तरह से बेहोश करके इनका खून निकालते हैं। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन कहानी सिर्फ एक। कहानी दहशत की, कहानी खौफ की, कहानी उस शैतान की जिसके आतंक ने बिजनौर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों की माने तो सिर्फ 1 महीने में वो सिरफिरा कई बच्चियों को अपना शिकार बना चुका है, कई बच्चियों को अगवा कर चुका है। किसी बच्ची को उसने रात भर भूखा रखा तो किसी को उसने खूब डराया धमकाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि अगवा हुई बच्चियों को एक रात अपनी कैद में रखने के बाद ही वो उन्हें छोड़ भी देता है। जंगल में ले आकर के उसने किसी कमरे में ले आकर के लिटा दिया और लिटा करके जो उसको ना कुछ खाने को दिया ना पीने को दिया, और सुबह को उसको शेरकोट में ही ला करके छोड़ दिया, जहां से वो बच्चा अपने घर खुद चल करके पहुंच जाए। इस क्या लगता है कि क्यों ले जाता है? अब तक कितनी वारदात की, कोई ना कोई वजह तो होगी। क्या आपको वजह दिख रही है? क्या कैसा लग रहा है? बच्चे के उठाने में जो है कोई वजह ऐसी कोई महसूस नहीं हो रही है कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे के साथ बच्चे को उससे खून निकाला गया है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो सिरफिरा चाहता क्या है, आखिर वो क्यों मासूम बच्चियों को अगवा करता है। अगवा करने के बाद पूरी रात उन्हें डराता है, धमकाता है, अपनी कैद में बच्चियों को भूखा रखता है और फिर सुबह होते ही उन्हें वापस उनके घर के पास छोड़ देता है। रहस्य गहरा है और इसकी पहेली वो माँ बाप भी समझ नहीं पा रहे हैं जिनकी बच्ची उस शैतान के चंगुल से छूटकर घर पहुंची है। कोई पकड़ के ले गया और जाने के बाद मुझे जंगल में ले गया, जंगल में उसे देर सारी रात रखा और वो हम परेशान रहे, हमने सारे में ढूंढा उसे। तो हम जब परेशान होने के बाद में हम अड्डे पर जाके बैठ गए, हर गाड़ी हमने चेक करी और चेक करने के बाद में अभी अब ना मिली लड़की,
तो सुबह होते ही अपना भी घर आ गई। एक नहीं कई चेहरे हैं, एक नहीं कई शिकार हैं। किसी बच्ची को उस सिरफिरे ने घर के बाहर से अगवा किया तो किसी को खेल के मैदान से ले उड़ा। 7 साल की मासूम को भी वो शैतान घर के बाहर ही मिला था और फिर समोसा देने का लालच देकर उसने इसका अपहरण कर लिया। अपने अरे भैया को समोसे दे दियो। वो ले गया जंगल में और फिर सुबह हो गई, वो घर ले आया था 7:30 बजे। वो बोला कि तू चल मेरे साथ बाजार चल, मैं तुझे समोसे दिला दूंगा, आरिफ को दे देना। आरिफ इसका भाई था, वो मेरा सऊदी से आया हुआ था, वो वहीं खड़ा रहता था, तो हो सकता है उसने सुन ली और नाम अब वो बता दिया उसने, तो चला गया। ये चली गई उसके साथ। अब जब समोसों की दुकान आई वहाँ इसने कहा कि भाई समोसे तो ये दुकान है, समोसे दिलाओ, हाँ आके मिलेंगे। वो आगे वो फिर कहाँ ले गया। ये मासूम खुशकिस्मत है जो उस शैतान ने इसे ज्यादा नहीं सताया और फिर अगवा करने के दूसरे दिन बाद ही इसे घर के बाहर छोड़ गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि उस सिरफिरे ने अगवा करने के बाद उनकी बच्ची को इतना सताया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हाँ, कूड़ा डालने गई थी 2 बजे दिन में, दोपहर की बात है, और वहाँ से ही गायब हो गई, वहीं से उठा लिया किसी ने। फिर अगले दिन मिली हो सुबह, वहाँ से उन्हें शक्ति कपूर का भैया पहुँचा गया है, फिर यहाँ आई हो जब सुबह सवेरे। और उस दिन से बीमार है लोंडिया, 7 दिन तक तो सुरेश चौधरी के यहाँ भर्ती रही हो हॉस्पिटल में। यही नहीं, कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगवा करने के बाद उस शैतान ने कई बच्चियों के जिस्म से खून भी निकाल लिया है, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद क्या है ये कोई नहीं जानता है। वो जो है रात को लेकर जाते हैं, बच्चों को लालच देकर उठा कर ले जाते हैं और इनका किसी तरह से बेहोश करके इनका खून निकालते हैं। कई बच्चे जो अपहरण हुए हैं वो सुबह को मिले, सवेरे छोड़ देते हैं, सुबह को मिलते हैं तो वो बेहोशी हालत में मिलते हैं बच्चे। और अब तक उन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग हैं और किस वजह से उठाते हैं। आखिर वो कौन है जो बिजनौर शहर में आतंक का खेल खेल रहा है? लोग इस बात का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन पुलिस खामोश है और इसी बात ने लोगों को गुस्से से भर दिया है। लोगों का इल्जाम है कि कई शिकायत के बाद भी बिजनौर पुलिस ने कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं की और इसलिए शहर की मासूम बच्चियों को एक रात के लिए अगवा करने वाला वो शैतान अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि कुछ दिन पहले एक शख्स को उन्होंने एक बच्ची को अगवा करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन पुलिस ने उसे ये कहते हुए छोड़ दिया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। हम निकले घर से अपने, तो हमने देखा तो एक को गोद में ले रखा और दूसरे को हाथ पकड़ रखा, तीसरे से कह रहा आओ तुम्हें भी सब चीज़ लिवाऊं। तो इस तरह से हमने उसे पकड़ लिया, बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई, उसे पुलिस में दिया। देने के बाद हमारी रिपोर्ट कुछ नहीं लिखी इन्होंने, हमसे कह दिया कि सुबह आना, तुम्हारी रिपोर्ट सुबह लिखेंगे। और हम सुबह जा नहीं पाए तो इन्होंने पागल बता के उसे छोड़ दिया। आखिर क्या है बिजनौर शहर में मंडराने वाले इस दहशत का सच? आखिर वो कौन है जो मासूम बच्चियों को अगवा करता है और फिर पूरी रात अपनी कैद में रखने के बाद उन्हें छोड़ देता है? क्या इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है या फिर वो वाकई अगवा हुई बच्चियों के जिस्म से खून निकालता है? और अगर वो ऐसा करता है तो इसके पीछे उसका मकसद क्या है? सवाल कई हैं, लेकिन पुलिस किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में हकीकत का खुलासा तो अब तभी हो पाएगा जब बिजनौर पुलिस संजीदगी से इस मामले की जांच करेगी और उस शख्स को गिरफ्तार करेगी जो अपने खौफनाक खेल से दहशत का दूसरा नाम बन गया है। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। अकेला मत छोड़ना। वो ठिकाने बदल रहा है, वो शहर दर शहर भाग रहा है, लेकिन अब कस गया है शिकंजा। आखिर कब तक भागता रहेगा गोपाल कांडा? जी हां, एयर होस्टेस गीतिका शर्मा खुदकुशी मामले में फरार चल रहे हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा भले ही गिरफ्तारी से बच रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही।
दिल्ली पुलिस लगातार उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही है। और इस बीच कांडा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई थी, उसे हाई कोर्ट ने तकनीकी तौर पर गलत करार देते हुए खारिज कर दिया है। जो मैटर है टेक्निकलिटी पे डिसमिस हुआ है। जज साहब ने मेरिट्स पे अपनी ओपिनियन नहीं दी है। क्या कहा है टेक्निकलिटी पे डिसमिस करते हुए, क्या कहा है? द टेक्निकलिटी इज दैट द वकालतनामा एज वेल एज द एफिडेविट जो था वो उनके भाई ने साइन करा है। ऑप्शंस एक्सप्लोर करी जाएंगी, इसके लीगल पॉइंट्स को देखा जाएगा एंड देन द क्लाइंट विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। गोपाल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गोपाल कांडा की तरफ से जो अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी वो गोपाल कांडा ने खुद नहीं बल्कि उनके भाई गोविंद कांडा ने की थी और कानूनी लिहाज से इसको किसी भी सूरत में वैध करार नहीं दिया जा सकता। लिहाजा गोपाल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है। गीतिका शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को सीधे तौर पर अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है और उसके बाद से कांडा फरार है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दलील दी है कि गोपाल कांडा इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे और शक है कि सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। गोपाल कांडा की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया था कि गोपाल कांडा जब से फरार हैं उसके बाद से उन्होंने कई अहम सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी की है, लिहाजा उनको अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। और अदालत ने अपने फैसले में भी इस बात को माना है कि गोपाल कांडा जिस तरीके से फरार हैं वो साफ दर्शाता है कि वो पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करना चाहते, लिहाजा उनको किसी भी सूरत में फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती। 8 अगस्त के बाद से गोपाल कांडा फरार हैं और उनकी तलाश में लगातार पुलिस छापे मार रही है। जांच एजेंसियों को कांडा के नेपाल भागने का शक है। यही वजह है कि नेपाल पुलिस ने अपने सभी जिलों में गोपाल कांडा की तस्वीर भेज दी है ताकि अगर कांडा नेपाल में हो तो गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे में अब देखना यह है कि आखिर गोपाल कांडा की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। सनसनी के लिए दिल्ली से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। सुनसान जंगल, जंगल में खौफनाक साजिश के निशान। और उस साजिश का सुराग तलाशती पुलिस। नागपुर पुलिस की एक टीम एक खौफनाक साजिश का सुराग तलाशने के लिए इस जंगल में आई है। पुलिस को खबर मिली है कि इस जंगल में किसी इंसान को जलाया गया है। इस इत्तला पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। सबसे पहले पुलिस को जंगल के बगल से गुजरने वाली सड़क पर दिखे खून के ये निशान। खून के ये निशान इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि किसी की लाश को इसी सड़क से जंगल के अंदर लाया गया है। खून के इस निशान को देखने के बाद पुलिस की टीम जंगल के अंदर घुसी। पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे जहां किसी इंसान की लाश को जलाया गया था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने देखा कि वहां सब कुछ खाक हो चुका था। जिस इंसान की लाश को यहां लाकर जलाया गया था उसका पूरा जिस्म ही जल चुका था। रह गई थी तो सिर्फ हड्डियां। पुलिस ने उस जगह बिखरी राख की बारीकी से जांच की और उस जांच के दौरान ही पुलिस को उस लाश के पैर का एक पंजा दिखाई दिया। आग में पूरा जिस्म जल गया था लेकिन पंजा जलने से बच गया था। पुलिस ने उस पंजे की जांच की तो पैरों की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई दिखाई दी। पैर की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी देखकर पुलिस के सामने यह बात साफ हो गई कि यहां किसी लड़की की लाश को जलाया गया है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर कौन थी वो लड़की और किसने खेला था इस जंगल में खूनी खेल। नागपुर के जंगल में मिले वो अवशेष एक लड़की के थे और उन अवशेषों के पास से पुलिस को एक जला हुआ मोबाइल भी मिला था। पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि वो मोबाइल भी उसी लड़की का होगा जिसे यहां जलाया गया था। अब पुलिस के सामने सवाल यह था
कि वो अवशेष किसके थे। पुलिस ने मरने वाली लड़की की पहचान का पता लगाने के लिए किसी सुराग की तलाश में जंगल की खाक छानी तो पुलिस को मिली एक पैर की सैंडल। जंगल में मिली किसी लड़की के पैर की वो सैंडल देखकर पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि हो ना हो वो मरने वाली लड़की की होगी। पुलिस जंगल में साजिश की शिकार बनी लड़की की शिनाख्त करने में जुटी थी और इसी बीच पुलिस को पता चला कि 15 अगस्त को नागपुर के एक थाने में धनश्री नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने फौरन धनश्री के घर वालों को शिनाख्त के लिए मौके पर बुलाया। धनश्री के घर वालों ने पैर की उंगलियों में लगे नेल पेंट और जंगल में मिली उस सैंडल को पहचान लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि लाश के वो जले हुए टुकड़े धनश्री के ही हैं। एक सैंडल मिली जो लेडीज सैंडल थी, नीले पट्टे थे उसके, और वही सैंडल लेकर आए और तपास चालू किए। पुलिस में मिसिंग का रजिस्टर देखा गया। मिसिंग के रजिस्टर में उसी दिन 11:30 बजे मिसिंग की एंट्री थी। कुमारी धनश्री रामटे के नाम की लड़की यह मिसिंग थी। तो धनश्री के रिलेटिव, उसकी माताजी और उसका भाई, माताजी अलका रामटे के और उसका भाई अक्षय रामटे के, इनको बुलाया गया। इन्होंने वो चप्पल देखे और पहचान लिए कि उसकी बहन ने 4-5 दिन पहले ही खरीदी थी और चप्पल उसी लड़की की है। जंगल में मिली उस जली हुई लाश की शिनाख्त हो चुकी थी और अब पुलिस को तलाश थी तो धनश्री के कातिल की, उस बेरहम इंसान की जिसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही धनश्री को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था और अपनी साजिश को छिपाने के लिए बड़े ही शातिर तरीके से जंगल में उसकी लाश को जलाकर खाक कर दिया था। पुलिस ने धनश्री के कातिल का सुराग लगाने के लिए उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि धनश्री ने आखिरी बार धर्मवीर नाम के एक लड़के से बात की थी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने धर्मवीर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने किया एक सनसनीखेज खुलासा। धर्मवीर ने पुलिस को बताया कि उसका और धनश्री का पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। वो चोरी छिपे मिलते जुलते थे। धनश्री एक मिलनसार लड़की थी। उसकी कई लड़कों से दोस्ती थी और अपनी प्रेमिका धनश्री की यही बात धर्मवीर को पसंद नहीं थी। धर्मवीर ने पुलिस को बताया कि उसे लगने लगा था कि धनश्री उसे धोखा दे रही है। गुजरते वक्त के साथ उसके दिल में अपनी प्रेमिका के चाल चलन पर शक गहराने लगा। उसे लगने लगा कि धनश्री के कई लड़कों के साथ रिश्ते हैं और इसी शक ने उसके दिल में नफरत भर दी। इतनी नफरत भर दी कि उसने एक रोज अपनी प्रेमिका धनश्री को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। वो 14 अगस्त 2012 का दिन था। धनश्री अपनी 2 व्हीलर पर सवार होकर अपने घर से निकली और सीधा अपने बॉयफ्रेंड धर्मवीर चौहान से मिलने जा पहुंची। धर्मवीर गुस्से में था। उसके सिर पर खून सवार था। वो अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारने की साजिश रच चुका था। उसकी साजिश से अनजान धनश्री जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने उसका गला घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद धनश्री बेहोश हो गई। धर्मवीर को लगा कि वो मर चुकी है। उसने फौरन अपने एक दोस्त पंकज को वहां बुलाया और फिर दोनों बेहोश धनश्री को उसके 2 व्हीलर पर बैठाकर जंगल की ओर निकल पड़े। बीच रास्ते में धनश्री का पैर नीचे लटक गया। सड़क पर रगड़ खाने की वजह से उससे खून टपकने लगा, लेकिन इसके बाद भी उसकी सांसें चलती रहीं। कुछ देर बाद धनश्री को लेकर धर्मवीर और पंकज जंगल पहुंचे और फिर वहां उन लोगों ने पहले तो पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतारा और फिर उसी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। प्रमुख आरोपी धर्मवीर चौहान, यह चौहान के वो लड़की से 2 साल से प्रेम संबंध चल रहा था और उसको ऐसा शक हो गया कि ये लड़की जो है और दूसरे लड़कों के साथ में प्रेम संबंध बनाए रखती है, ऐसा उसको दिखा। इसलिए उसने संशय के आधार पर अपना दूसरा सह आरोपी उसका दोस्त है, उसकी मदद से उसने वो लड़की का गला दबा के खून किया है और उसकी बॉडी जो कि ग्रीन वैली फार्म के सामने जंगल में ले जाके वहाँ उसे ट्रक का टायर अवस्थी नगर से लेके गया और वहां से ले जाकर उसकी लड़की की बॉडी वहां जलाएगी। धर्मवीर ने पुलिस को बताया कि धनश्री की लाश को जलाने के लिए उन लोगों ने एक ट्रक के टायर का भी इस्तेमाल किया था।
इन लोगों ने सोचा था कि आग में धनश्री का पूरा जिस्म जलकर खाक हो जाएगा और कभी भी उसके कत्ल का खुलासा नहीं हो पाएगा। लेकिन गांव के लोगों ने जंगल में लगी उस आग की खबर पुलिस को दे दी और फिर पुलिस ने मौके से धनश्री के पंजे की मदद से उसकी लाश की शिनाख्त कर ली। लाश की शिनाख्त होने के बाद धनश्री के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से उसके कातिलों का चेहरा भी बेनकाब हो गया। धर्मवीर के शक ने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली, उसके परिवार की खुशियों को खाक कर दिया और खुद उसके कत्ल के इल्जाम में कानून का गुनहगार बन बैठा। सनसनी के लिए नागपुर से सरिता कौशिक की रिपोर्ट।